नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दो पालियों में होने वाले टेस्ट मैच से आप परिचित होंगे ही। बिहार की सियासत में परफॉर्मेंस का टेस्ट हो रहा मैच महागठबंधन और एनडीए के बीच रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। पहली पाली में दोनों खेमों ने अपना प्रदर्शन दिखा दिया है। थर्ड अंपायर के पास रिजल्ट सुरक्षित है और ये दूसरी पाली में दोनों खेमों के प्रदर्शन के बाद ही सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन पहली पाली के स्कोर में दूसरी पाली के स्कोर को जोड़कर जीत की दहलीज लांघने के लिए खींचतान जारी है। पहली पाली के नफा नुकसान की भरपाई दूसरी पाली में संभव है और इसके लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई पीछे नहीं है। ऐसे में चुनाव का सवाल आज यही है कि अंतिम लड़ाई की तैयारी किसका पलड़ा भारी है। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं, कांग्रेस की ओर से मृणाल अनामय जी हैं, जेडीयू की ओर से ब्रजेश तिवारी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मृणाल जी, आपसे समझना चाहेंगे दूसरी पाली की परीक्षा किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि जो ये चुनाव चल रहा है और आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद आपने वोट इंक्रीजमेंट इतना ज़्यादा हुआ है, 65 से 66% तक बिहार में लोगों ने चढ़कर वोट दिया है, लोकतंत्र के पर्व को मनाया है। उसके पीछे कारण है कि 20 साल जिस प्रकार से कुशासन की सरकार रही, विनाशकाल की शासन की सरकार रही, जनता त्रस्त रही। जनता जो है वो मुद्दों की राजनीति चाहती है और जो मुद्दा बेसिकली हमारे बिहार के लोगों का है, जो पलायन है, बेरोजगारी है, जिस प्रकार से शिक्षा का गिरावट है बिहार में, और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे प्रखंड में चले जाइए, जिला में चले जाइए, जहां वहां अस्पताल है वहां पर न डॉक्टर है, न आईसीयू का व्यवस्था है, न वहां प्रॉपर लोगों का इलाज है। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री भी बाहर इलाज कराने जाते हैं। दूसरी चीज कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो घोषणा किया है अति पिछड़े और दलितों के लिए अधिकार के लिए जो बराबर लड़ाई लड़ा है, हमने संघर्ष किया है सड़कों पर उनके लिए, तो वो भी सबसे बड़ा फैक्टर है। और देख रहे होंगे कि सुबह से बिना नाश्ता किए हुए जितने भी बेसिकली हमारे बिहार के जनता हैं वो लाइन में लगकर वोट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे साफ संकेत मिल रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है वो हार की ओर बढ़ रही है। ऐसे भी आकलन लगाया जाता है, जो चुनावी आकलन लगाया जाता है कि जैसे ही इंक्रीज वोट में होता है तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि इस बार सरकार जाने वाली है। और जो महागठबंधन के हमारे नेता तेजस्वी यादव जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से सभी महागठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने जो एक साझा मैनिफेस्टो बनाया है और के अंतर्गत जो हमने वादा किया है वो वादा के प्रति भी लोग सजग हैं और जान रहे हैं कि इस वादा को हम लोग पूरी तरह से निभाएंगे, क्योंकि ये 20 सरकार की जुमलों की सरकार थी। उन्होंने जो भी वादा किया वो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया है धरती पर। आप देख रहे होंगे कि बिहार का हर एक व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम एकदम कम है। दूसरी चीज कि न यहाँ इंडस्ट्री है, न यहाँ कोई कमाने की जरिया है, केवल यहाँ पर कंक्रीट बिछा दिया गया रोड पर और लोग को 40 किलोमीटर पर केवल टैक्स वसूला जा रहा है। जिस प्रकार से 5 साल का 11 साल तक कहाँ टैक्स मृणाल जी, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं वो टैक्स कहाँ से देंगे? वो टैक्स रोड पर दे रहे हैं ना, वो बेचारे गाड़ियां कहाँ से चल रही है? गाड़ियां तो है ही नहीं, लोग गाड़ी खाने के पैसे नहीं, गाड़ी खरीदेंगे लोग। नहीं, गाड़ी जो भी चल रही है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बना रहे हैं रोड, आप जो बता रहे हैं आप उस पर सुनिए। नहीं, पब्लिक की टैक्स से आप रोड बना रहे हैं और लगातार आप उस पर अनैतिकता बरत रहे हैं। समय नहीं बीता है, इस दीपावली बिहार में अब तक की सबसे अधिक गाड़ियों की बिक्री हुई है। कंपनियों ने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। वो कितने परसेंट लोग हैं? मात्र 15 से 10% लोग जो पूंजीवादी लोग हैं, जो यहाँ पूंजी जो पति है। देखिए, आप कह रहे हैं बिहार में 15 से 20% लोग पूंजी, कहां से आई पूंजी? लोग तो बेचारे गरीब है ना, उनके पास आई कहां से पूंजी? उद्योग मर गए हैं, काम धंधे चल नहीं रहे हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ, वही तो चर्चा कर रहा हूँ दीपक जी के 20 साल जो विनाश काल रहा उसको पीछे हटाने के लिए जनता। चलिए, आपके तर्क अपनी जगह है, लेकिन जी एक लाइन में बस मेरा ये जवाब दे दीजिए,
पलड़ा आपका भारी है, इसको आपका भरोसा है? एकदम भरोसा है। अब पूरी तरह से भरोसा है कि इस बार कोई आंकड़ा भी देना चाहेंगे क्या? क्या अपना स्कोर भी बताना चाहेंगे क्या? एकदम इस बार जो फर्स्ट चरण में जो अभी चुनाव हुआ है उसमें से 75 से 80 सीट जीत रहे हैं और 12 मंत्री भी हार रहे हैं इनके। मैं एकदम चैलेंज के साथ कहता हूं। चलिए, इनके मंत्री हैं, यही हारेंगे तो हिसाब भी इन्हीं को देना होगा। राहुल जी, आपसे समझ लेते हैं, आपका पलड़ा भारी है क्या? क्योंकि आपके नेता पहले जो स्कोर बता रहे थे अपने स्कोर को खुद ही कम कर रहे हैं, ऐसे में कैसे भरोसा करें कि पलड़ा आपका भारी है? दीपक जी, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है और लगभग जो प्रथम चरण की जो इसमें महिलाओं का उत्साह दिखा है, वो चुपचाप कौन सा बटन जहां दबा रही है ये सबको पता है। लेकिन आपको यहाँ बात बता दूं, 55% 2020 था, अभी लगभग 65% के आसपास है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एनडीए ने जो भरोसा जताया था, यानी कि नीतीश जी, जो अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि 2025 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश के नेतृत्व में बिहार और जो देश की जो बातें की जाती है मजबूत बनाने के लिए, उसका असर दिख रहा है। और खास करके महिला सशक्तिकरण की बात करें तो यह भी दिख रहा है कि किस तरह से महिलाएं लाइन में लगकर वोट दे रही है। एक बात यहां समझने की बात है कि विपक्ष हमारा जो मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा था एसआईआर को लेकर, वो तो ध्वस्त हो गया। आज जो हमारे साथी प्रवक्ता जो बातों को कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो शायद इसलिए बढ़ा क्योंकि एसआईआर के अंदर रिवीजन हुई थी। इनको तो डर था कि हमें हराने की बात की जा रही है, हमें हरवाने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है, हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और आज ये कह रहे हैं कि एसआईआर के वजह से ये प्रक्रिया बढ़ी है और हम खुश हैं। हम यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से ये पूंजीपतियों को शब्द बनाकर जो दिखाने का प्रयास करते हैं, शायद ये भूल जा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर उनका एक अहम योगदान रहा है। और अंबानी अडानी को ये पानी पी कर गाली देते हैं, उनको लाइसेंस इन्हीं के शासनकाल में मिला है। हमने तो उस कारवां को जस्ट आगे बढ़ाया है। एक बात और मैं आपको बताते चलूं कि अब जो एनडीए है वो विकास की बात करता है और हमारे प्रदेश की जो जनता है वो विकास और विकसित बिहार की सपने देखती है। हमने जो इंडस्ट्री लगाने की जो बात की थी और हमने जो लगाया है, यही है ना कि 20 साल बाद भी आप सपने ही देख रहे हैं और सपने ही दिखा रहे हैं। काम क्या क्या है? दीपक जी, बस एक समाप्त करता हूं, फिर आप बोलिएगा। एक बात बताना चाहूंगा, देखिए कभी भी किसी भी चीज को अगर आप घर में भी गृह प्रवेश करने जाएंगे तो घर बनाने में आपको वक्त लगता है और आप जब घर को मन मुताबिक बना लेते तभी आप किराएदार को बुलाते हैं घर के अंदर। ठीक उस प्रकार देखा जाए, इनको ये चीज नहीं नजर आता है कि बिहार में अब तक क्या हुआ है। बिहार में जो इंडस्ट्रीज की बात है, चंपारण की बात होनी चाहिए, वहां पे जो फूड मेगा पार्क लगा हुआ है, मदर डेयरी का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर वैशाली के अंदर आप आ जाइए तो मुजफ्फरपुर में लीची प्रोसेसिंग उद्योग लगा हुआ है। वैशाली के हाजीपुर में जाइए तो इंडस्ट्रियल एरिया लगा हुआ है, वहां पे जहां ब्रिटानिया है, पेप्सिको है, सीपेट है और गोदरेज एग्रोटेक करके है। क्या साथ ही साथ अगर बात करें तो भागलपुर में जाइए तो आम का प्रोसेसिंग यूनिट लगा है। एक क्लस्टर बनाने की बात की गई है। छपरा, सिवान और गोपालगंज में जो उद्योग लगाने की बातें की गई है, ऐसी तमाम चीजें की गई है, तभी तो जाकर आज 11 लाख करोड़ पर बिहार का जीएसडीपी का रेट है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि बिहार की जो पर कैपिटल इनकम वो कम है, मैं मानता हूं, शासन का क्या अवस्था थी? 6000 था, हमने तो उसमें इजाफा करने का ही प्रयास किया और आगे निरंतर करेंगे। और फिर से कहते हैं कि हम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से वापसी कर रहे हैं और घर वापसी करके ये जो कारवां है विकास का, अर्जुन को श्री कृष्ण रथ बैठाकर बिल्कुल वही दिखाएंगे कि हमें क्या दिख रहा है। इनको मछली दिख रहा है, हमें वो आंख दिख रहा है जिसको हमें भेदना है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अनुज तरुण भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुज जी, आपका भी स्वागत है। हम आपके पास आएंगे, पहले आप राजेश तिवारी जी को सुन लीजिए, क्योंकि राहुल जी तो बड़ी बड़ी बातें कर गए, लेकिन दूसरे चरण के सभा में एक अद्भुत चीज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में नोटिस किया कि वो ये बता रहे थे कि जब इंजन की सरकार बिहार में थी तो उसके पहले के 9 साल केंद्र में ये महागठबंधन वालों की सरकार थी और वो बिहार को सहयोग नहीं कर रहे थे। तो आप जो 2 दशक के शासनकाल की बात कर रहे हैं उसमें से 9 साल पहले वो घटा दीजिएगा, क्योंकि केंद्र में असहयोग करने वाली महागठबंधन की सरकार का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान। तो अब राजेश जी, जिन विकास की बातों को बोलते थक नहीं रहे हैं आपके नेता और पिछले शासनकाल के दुष्प्रभाव का उल्लेख करते थक नहीं रहे हैं, उसका प्रभाव क्या आपका पलड़ा भारी होकर दिखेगा? नहीं, देखिए आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री बोले हैं ये अक्षरता सही बोले हैं। हम उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। आप उदाहरण दीजिए। मैं ये बात साथ में जोड़ दूं कि मुझे बहाना दिख रहा है। ये अपना अपना हर आदमी को देखने का तरीका अलग होता है जी। आप जो ये अटल पथ देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन था, रेलवे लाइन था और इस रेलवे लाइन को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार केंद्र सरकार को जाकर के महागठबंधन सरकार को बोलते थे कि इसको रेलवे का जमीन को कम से कम आप जो है ये जमीन हमको दे दीजिए। लेकिन
वो जिस तरह का वो ये कहते हैं, बार बार जो उधर से लालू यादव जी पेज फंसा देते थे, मनमोहन सिंह जी को बोलते थे कि अगर दे दिए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिरा देंगे, ये स्थिति रहता था। जैसे ही मोदी जी का सरकार आया, उन्होंने क्या किया, ये बिहार सरकार को जमीन हैंड ओवर किए और उसके बदले में ये जो रेलवे लिया, औरंगाबाद में जमीन लिया, औरंगाबाद में जमीन लिया। आज देखिए, आज उस रोड को बन जाने से, अटल पथ बन जाने से कितना फायदा बिहार को हो रहा है, कितना फायदा यात्रियों को हो रहा है, कितना फायदा पटना को हो रहा है, ये हर किसी से छुपा हुआ नहीं। रियल में जो विगत जो 9 साल था, वो 9 साल में पूरा बिहार का विकास बाधित कर दिए थे। सिर्फ 1 मंथ आपको लालू यादव थे, और लालू यादव ये चाहते थे कि बिहार सरकार जितना ही डिस्टर्ब रहे, जितना ही केंद्र सरकार उनको डिस्टर्ब करे, उसके क्रेडिट हमको मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीमित साधन के बावजूद, जिस तरह से केंद्र के असहयोग के बावजूद बिहार को विकास के पर लाए, जिस तरह से गड्ढों का बिहार से निकाले, अंधकार से बिहार से निकाले, लालटेन से लगा करके दुधिया रोशनी से लेकर घर घर तक पहुंचाने का काम किया, वो एक नाजिर पेश हुआ पूरा देश में। हकीकत क्या है कि देखिए, महागठबंधन को विकास से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो, और खासकर यहाँ का स्थिति आप देख लीजिए। युवराज क्या है, आप उठा करके देख लीजिए, 2000 से लेकर के अभी तक कभी भी 4 साल कोई भी काम में आप तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए तो पूरे बिहार से बाहर रहे हैं। चाहे वो आप कोरोना के समय हो, या बाढ़ के 4 साल जो बाढ़ आया उसमें आप देख लीजिए, या चिमकी बुखार आया मुजफ्फरपुर में, उसमें देख लीजिए, योगदान कुछ नहीं है। इनका योगदान सिर्फ ये रहा है कि ये सिर्फ धरना प्रदर्शन और ट्वीट नहीं, विपक्ष की भूमिका वो बेहतर तरीके से निर्वहन करते रहे ना, सरकार की नुक्ताचीनी, सरकार की खामियों का वो उजागर करते रहे। बिहार में रह करके कीजिएगा कि दिल्ली में बैठ के सोशल मीडिया पर कीजिएगा? सोशल मीडिया पर नहीं ना, बिहार एक साधन है ना, साधन के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की खामियों को पहुंचा रहे हैं। तो कम से कम बिहार में भी रहिएगा। और हकीकत क्या है, राजद का देखिए, बिहार की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और गुंडागर्दी में विश्वास नहीं करती है। जिस तरह से बिहार की जनता टेस्टेड रहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, किस तरह से वो बिहार को वो अपने परिश्रम से आगे बढ़ाएं, और ये राजद के जो अत्याचार है, राजद की जो गुंडागर्दी है, राजद जिस तरह से आज ही आप देखिए, कल का गोपालगंज में क्या हुआ था, वोट नहीं, बीजेपी का वोट दे दिया था तो दलितों को किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से आरा में प्रताड़ित करने गया, ये पूरा दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ अभी भी भ्रम फैला रहे हैं, तो इनके जितने अराजकता वाले माहौल वाले हो, ये टोटल स्थिति कर दे। लेकिन बिहार के माताएं और बहनें, बिहार की बेटियां, बिहार के युवा और जान रहे हैं कि हमारा विकास किससे, हम लालू यादव के बेटा को के लिए नहीं हम वोट देंगे, हम देंगे अपने बेटा के लिए वोट देंगे, जो हमारे बेटा के लिए, हमारे बेटी के लिए काम करे, हमारे लिए सड़क बनाया हो, घर बनवाया हो, बिजली पहुंचाया हो, उसके लिए हम करेंगे, जो सुशासन दिया हो उसके लिए करेंगे, आप जो हम उनके लिए वोट नहीं करेंगे। चलिए एकदम जल्दी से जोड़ लीजिए राजेश जी, आपने अभी अभी जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द एक नवगठित पार्टी के नए नेता भी कर रहे हैं, तो विकल्प के तौर पर वो क्यों नहीं? देखिए, वो तो दोनों एक ही टीम है। अरे कौन आपके शब्द हैं, आप अभी उनके शब्द बोल रहे हैं, ये वो आपके शब्द बोल रहे हैं, तो वो आपकी टीम के तरह हुए, आपके शब्द मिलते जुलते हैं। हमारा तो बिहार की जनता टेस्टेड की हुई है, बिहार की जनता वर्षों से देखी रही है, और 1990 से लेकर के 2005 की तुलना कर रही है, और 2005 से लेकर 2025 की तुलना। ठीक है, उन्हें नजरअंदाज करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। ठीक है, और फर्स्ट चरण में आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है, वो स्थिति हम बस अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अनुज जी, कोई सवाल आपके लिए नहीं है, आपने पूरी बात सुन ली है, अब जवाब इन्हें दीजिए। इनका मानना है कि आपका पलड़ा बहुत हल्का है क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। देखिए, मैं बता दूं कि बौखलाहट में लोग कुछ भी बोल जाते हैं, मैं उनकी बातों को दिल पे नहीं लेता। अगर आप बिहार का मूल्यांकन करेंगे तो इतिहास को के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई करने की कोशिश हमेशा ये करते हैं। इनके पास दो ही नैरेटिव है, एक जंगल राज का, एक चारा घोटाले का। मैं बता दूं कि इनके प्रधानमंत्री भी जो आरोप लगा रहे हैं, बिहार की समीक्षा करते समय क्या बजट का है जो कि समीक्षा नहीं होगा क्या? कांग्रेस की सरकार थी, और जब हमने गद्दी छोड़ा, जब हम बाहर आ गए थे सत्ता से 2005 से पहले बिहार का बजट कितना था? लगभग 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। और जब हमने सत्ता इनको दिया और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 3 लाख करोड़ रुपया का बजट था। तो सोचिए कितना गुना अधिक करके इनको बजट दिया। तो अब 20 साल से जब सत्ता में है, तो कोई भी पार्टी सत्ता में झाल बजाने के लिए थोड़ी होता है।
कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जितने कामों को गिना रहे हैं ये लगातार उसी समय से गिना रहे हैं। वो तमाम योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की भी थी, यूपीए 1 सरकार की थी, यूपीए 2 सरकार की थी, ठीक है, वो तमाम अभी क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है उसका, इसको गिना रहे हैं। बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली राजीव गांधी विद्युत परियोजना था जिसको इन्होंने नाम बदल कर गिनाने का काम कर रहे हैं। मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। यही कारण है कि इनके प्रधानमंत्री भावात्मक मुद्दों में विश्वास करते, ये बिहार के सरोकार से जुड़े मुद्दों की बात नहीं करते। उनके भाषण का विश्लेषण कर लीजिए, कभी भी वो रोजगार, महंगाई, दवाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, कार्रवाई की बात नहीं करते, क्योंकि बिहार की जनता इनके जुमलों को समझ गई है, उनके झूठ का समझ गया है। देखिए, हमेशा इन्होंने कहा था 2 करोड़ रुपया नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी तक दिया क्या? 15 करोड़ रुपया किसी के खाते में आया क्या? स्पेशल राज्य का दर्जा बिहार को मिला क्या? पटना विश्वविद्यालय को गए थे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिए, बना क्या? दरभंगा में एम्स अभी तक शुरू हुआ क्या? तो जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो यूपीए 1, यूपीए 2 अटल जी की योजनाएं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा जो यहाँ प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की मांग थी वो, हाँ, स्वास्थ्य और दरभंगा एम्स का काम चल रहा है। चलिए, बस उनकी बात में इतना जोड़ रहे हैं। नहीं, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 2 एम्स है, वो कहीं देश में गलत नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है। चलिए, कम से कम ये उनकी बात सुन लेते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बोला था। नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार क्राइम में दूसरे नंबर की पार्टी है, जहां इनके 20 साल के सत्ता में 65,000 हत्याएं होती है, 25,000 बलात्कार होता है, 1 लाख अपहरण होता है और 3 लाख चोरी और डकैतियां होती है। हमारे सत्ता का आंकड़ा निकाल के देखिए, मेरा डाटा नहीं है, ये इन्हीं के द्वारा एनसीआरबी का डाटा है, सरकारी डाटा है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। कोई नरसंहार नहीं, कोई जातीय उन्माद नहीं, ये भी जोड़ लीजिए ना। उसमें राजद का कितना परसेंटेज है? 1 मिनट, हाँ। अरे भाई 1 मिनट रुकिए, और मैं बता रहा हूँ। अब वर्तमान की बात करिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में छोटी छोटी बच्चियों की अस्मिता लूटी गई, उस पर इन्होंने क्या किया? दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उनको बेड तक मुहैया नहीं कराते। SC/ST बच्चों का स्कॉलरशिप 8,800 करोड़ रुपया जो उनको पढ़ने के लिए देने वाले थे के लिए आया था, दूसरे कामों में लगा दिया। मैं नहीं कहता, इनके सरकारी डाटा बताता है। और एक विकास कार्य की बात करते हैं, दरअसल क्या है कि एक और बता दूं, बिहार की जनता बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है, थकाऊ उबाऊ सरकार से उब गई है। ये एजेंडा की बात नहीं करते। युवा देखिए रोजगार के लिए तरस रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो 5 लाख नौकरियां दी, जब ये कहते थे पैसा अपने बाप के घर से लाओगे। पर्चा कितना लीक हो रहा है, विद्यार्थी इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, पर्चा कितना लीक हो रहा है और उसका जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। पर्चा लीक हुआ है जी? सुबह सुबह दौड़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? पर्चा लीक हुआ है? अरे बच्चा तेजस्वी यादव जाते थे, गुमराह करते थे, पर्चा लिखा हुआ था, गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, क्या दिखा दिया? यही झूठ नैरेटिव पेश करके आज ये स्थिति हो गया है। आप क्या अब वो पर्चा लिखा हुआ था? नहीं, क्या आप गए थे कोर्ट में ना? और यहीं पर कब 5 डिबेट किया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? इसी तरह से झूठ नैरेटिव पेश कीजिएगा। अरे कम से कम कोर्ट द्वारा आपका। राजेश जी, आपकी बात आ गई। राजेश जी, उस पर आपकी बात आ गई। नहीं, आपकी बात आ गई। राजेश जी, आपकी बात आ गई ना। अब आगे की बात कुछ नहीं बोला था, लेकिन अरुण जी बोलिए। राजेश, मैंने आपको रोका नहीं ना, आपकी बात भी उनके साथ आ गई। अब आगे उनकी बात सुन लेते हैं। आ रहे हैं मृणाल जी, मृणाल जी आ रहे हैं आपके पास। जी अनुज जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। अपनी बात पूरी कर लीजिए। पलड़ा कैसे भारी है ये भी बता दीजिए। पहले पाली में कैसा प्रदर्शन रहा, स्कोर क्या रहा, ये भी बताइए। देखिए, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं 25 से 23, तेजस्वी गठबंधन 235, ठीक है। और आप देखा, इतिहास गवाह है, 235 क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है राजेश जी? राजेश जी, क्या दिक्कत है आपको? राजेश जी, क्या दिक्कत है राजद के प्रवक्ता 235 ला रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? राजेश बता दीजिए 235 कहाँ से लाएंगे? वो कहीं से घोटाला लाने दीजिए। अलकतरा घोटाला का राजेश जी, नहीं राजेश जी, क्या दिक्कत है आपको? 245 245 ये तो देख लीजिए। नहीं, वो देखिए, असंभव चीजों को संभव करने में माहिर है। तो मानिए ना, मान लीजिए ना राजेश जी, मान लीजिए ना, मान लीजिए। अनुज जी बोलिए। हाँ, देखिए,
देखिए विश्लेषण कर लिया, पत्रकार हैं और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता है बिहार जब भी कभी वोट का प्रतिशत जब बढ़ता है तो बदलाव का इशारा करता है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिए तो हमेशा बदलाव। नहीं, छिटपुट घटनाओं नहीं, हमने कल भी इस पर बात की थी। अनुज जी जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। पिछले 3 चुनाव में लगातार वोट का प्रतिशत बढ़ा ही है, 6%, 4%, 0.2%। तो हर बढ़ोतरी में नीतीश कुमार रिपीट हुए हैं, तो इस बार भी रिपीट नहीं होंगे, इसकी आप गारंटी ले रहे हैं? देखिए बिहार की बात करेंगे ना, अगर पूरे देश में बिहार कर रहे हैं हम बिहार की ही बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार क्या 3rd नंबर की पार्टी, क्या कभी अकेले चुनाव लड़े हैं क्या? तो वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा? मेरे साथ आ जाएंगे तो भैया आप कब चुनाव लड़े हैं तो बता दीजिए। ठीक है, इसमें नहीं बात किया, पहले पूछ लीजिए कि कब चुनाव लड़े हैं। बीच में बहुत बोलते हैं। वो डेटा दे रहे हैं ना, वो डेटा दे रहे हैं। 2015 में जब हमारा देखिए मैच जो आंकड़ा कनेक्शन कट गया, नहीं कनेक्शन कट गया राजेश जी, उन तक आवाज नहीं। 2000 एक बार फिर जुड़ जाएंगे, एक बार फिर जुड़ जाए, ठीक है, एक बार फिर जुड़ जाए तो फिर देखिए राजेश जी, मैच में अंपायरिंग करने के लिए मैच खेलना जरूरी नहीं होता, मैच के नियम कानून पते होने चाहिए, बस वो अंपायरिंग करने के लिए काफी है। हम वही समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनुज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? लेकिन बीच में डिस्टर्ब करते हैं, मुझे बोलने नहीं देते। कोई बात नहीं, आपके आंकड़ों को अविश्वसनीय मानकर ये अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए बीच में बोल दे रहे हैं। बस आपसे एक आंकड़ा जानना चाह रहे थे, कुछ विश्वसनीय। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का सब कुछ अविश्वसनीय ही होता है, चाहे वो नौकरी देने की बात हो या जीत का आंकड़ा हो, कुछ विश्वसनीय बताएं तब तो जनता भरोसा करे। देखिए एक चीज बताते हैं, ये हम जुमलों में विश्वास नहीं करते, हम लोग बहुत गंभीरता से बात करते हैं। आपको याद होगा जो हम नौकरी की बात किए थे 17 महीने की सरकार में, इन्हीं के सरकार के मुख्यमंत्री कहते थे पैसा अपने बाप के घर से लाओगे, लेकिन हमने बात दोहरा रहे हैं आप, रोजगार हमने नियुक्ति पत्र बांटा। एक चीज बताते हैं, जब हम मुख्यमंत्री का दावा दिए थे कि मुख्यमंत्री पद देंगे, हम तो अभी उप मुख्यमंत्री हो गया। अनुज जी थोड़ी समय की बाध्यता है, मृणाल जी से हम थोड़ी बात जान लेते हैं। मृणाल जी, जो आंकड़े हैं वो विश्वसनीय हो ताकि अगले चरण में कुछ जनता का प्रभाव मिले, कुछ सहानुभूति मिले, कुछ भरोसा जगे, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो राहुल जी बैठे हैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कई चीज़ का बेसिकली उदाहरण दिया, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का। इन्होंने मुजफ्फरपुर के लीची के बारे में बोला, तो इनको पता होना चाहिए कि लीची का जो बेसिकली यहाँ से निर्यात होता था मुजफ्फरपुर से 500 करोड़ का उसका बेसिकली टर्नअप था, लेकिन टैरिफ लगने के बाद जो टैरिफ लगाया गया ट्रम्प की तरफ से, तो लीची का जो बेसिकली उत्पादन है घट गया, लोग परेशान है। वहाँ हम जाके पूरी तरह से उसको देखा है। टैरिफ लगाने से उत्पादन कैसे घट जाएगा? वो तो उत्पादन माने उत्पादन टैरिफ लगने के बाद अभी सीजन नहीं आया है लीची का, उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं, होने के बाद टैरिफ लगा है जो यहाँ से निर्यात होता था दूसरे देशों में, यही बस वो कह देते हैं। कुछ विश्वसनीय बताइए, कुछ विश्वसनीय तो बोलिए। नहीं, अब जहाँ टैरिफ लगाने के बाद लीची का सीजन अगले साल आएगा। नहीं, हमने देख रहा है ना, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ उगाना, उसमें परेशानी आई है, नहीं लोग देंगे। वहाँ किसान के लोगों को परेशानी आ रही है। जिस प्रकार से लीची का जो हम लोग वहाँ से निर्यात करते थे, ठीक है ना, भारत से जाता था, उसके कारण से वहाँ के लीची के जितने भी व्यापारी है वो पूरी तरह से परेशान हैं और पूरी तरह से हताश हैं। दूसरी बात कि जो आप पूछ रहे हैं कि जैसे परसेंटेज वोट बढ़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो इन्होंने काम किया है 20 साल, चाहे जो अभी तत्काल जो 5 साल की सरकार है, ये इनको काफ़ी समय दिया गया, लेकिन 20 सालों में भी इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया। ये कह रहे हैं कि अभी हम चेंजिंग करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार के प्रधानमंत्री इनके मंच पर चढ़ कर कट्टा और बंदूक और गोली की बात करते हैं, वो तो रोड छाप की भाषा है। तो आप सोच लीजिए कि इनका टूल क्या बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को, वो रोड छाप आप संवैधानिक, आपको संवैधानिक भाषा बोलनी चाहिए। अच्छा। आपको अपना क्या, आपने श्वेत पत्र लेके आना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। नहीं, काम कहते हैं वहां पर आप रील बनाने के लिए माने आप कहते हैं कि रील बनाइए और मरीन ड्राइव बन गया ना, तो वो रील बना रहे हैं। ये रोजगार है क्या? वो तो तेजस्वी को देख के शायद तंज कस रहे थे कि मरीन ड्राइव बना है तो वो रील बना रहे हैं। राहुल जी से जल्दी से जवाब ले लेते हैं। मरीन ड्राइव पर तो रील बना राहुल जी, बहाने इस बार नहीं अपना चलेंगे, कर्तव्य आपके कर नेता रहा है। बहाने बना रहे हैं, आकर कुछ का बोल जा रहे हैं। देखिए दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप के हिसाब से तो देश का जो जीडीपी है वो तो डेड इकोनॉमी है,
अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो डेड इकोनॉमी है, लेकिन हम लोगों ने दिखा दिया और देशवासियों ने बता दिया और ये जता दिया अलख और तलख के साथ कि हमारा जो देश है वो किस तरह से आगे बढ़। जब स्वाभिमान की बात आती है तो हम भारतवासी ही आगे बढ़ जाते हैं। शायद उसका एक आंकड़ा आप पेश कर रहे थे अभी दीपावली के समय का। आंकड़ा दे दीजिए, पहले पाली में क्या स्कोर रहा आपका? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पे हमने जो भरोसा जता रखा है मातृशक्ति के ऊपर, उसका रिजल्ट निश्चित रूप से हमारे फेवर में आने वाला है। और ये देखिए आ गए, देखिए ये आ गए एमएसएमई में, शौचालय में पैसे नहीं दिए जाते थे क्या? पीएम आवास योजना के पैसे नहीं दिए जाते थे क्या? अजीब बात है, आप इसको घूस लेके अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप हमने लोगों को बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जताया, हमने बताया कि बिना थोड़ा परहेज कर रहे हैं राहुल जी, लेकिन हम कर दे दीजिएगा, आप कमा कर दे दीजिएगा। ठीक है राजेश जी, आपने 90 का आंकड़ा दिया था। वो जितनी भी महिलाएं समझ रही हैं कि हमको 10,000 में तो ठेला भी नहीं। चलिए ठीक है, राजेश जी कोई आंकड़ा देंगे? अरे आंकड़ा सब कोई जान रहा है कि हम एक आंकड़ा दूंगा मैं इनको, एक आंकड़ा। अभी 10,000 रुपए में कुछ भी नहीं आता कि बात कर रहे थे हमारे भाई साहब। इनको बता दें कि 10,000 रुपए जाने के बाद एक महिला छठ के समय में उसका सूप खरीदकर सूप बनाकर बेची है, उसको पैसे आए हैं। और ये एक सबसे बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी है। अब देखिए राजेश जी, जल्दी से वीडियो आता था क्या? ठीक है राजेश जी की बात सुन लेते हैं। राजेश जी जल्दी से, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं आया। ठीक है राहुल जी, एक बात क्या है कि देखिए अब देखिए ये महागठबंधन वाले लोग को तो घूस इतना घूसे के बीच में करते हैं। और दूसरा बात क्या है, इनके जो दीदी है, ये दीदी का मतलब एक प्रियंका दीदी लड़की और लड़ सकती। अरे शर्म कीजिए कि किस तरह से आप लोग महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। प्रियंका दीदी को 1,000 से 2,000 रुपए लग रहा है। चलिए और आप ठीक है, शर्म नहीं आती? ये दर्शा रहा है हम लोग लड़ रहे हैं। समय नहीं, अब समय नहीं रहा, अब समय नहीं रहा। नहीं लड़ रहे, आप अपने व्यक्तिगत उत्थान ठीक के लिए लड़ है, रहे हैं। 24 घंटे और ये लड़ाई चलेगी। फिर मैच रेफरी अपना फैसला सुनाएगा, अंपायर अपना फैसला सुनाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद डॉक्टर अनुज, तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पहली पाली का स्कोर क्या रहा, इसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन हम चुनाव परिणाम तक हर दिन चुनाव का एक सवाल लेकर आएंगे और ये सवाल इसी तरह से पार्टियों के प्रवक्ताओं को उद्वेलित करता रहेगा, क्योंकि सवाल हार जीत का है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।